हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज का अपना बिंदु है केंद्र सरकार चैप्टर चल रहा था, उसमें राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। इससे पहले हम संसद की शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां और कार्य पढ़ चुके हैं। अगला बिंदु है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। इसमें मोस्टली 5 बिंदु हम देखेंगे। पहला है विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका पर नियंत्रण और विविध शक्तियां। यदि हम विधायी की बात करें तो विधायी को कानूनी शक्ति भी कहते हैं, कानूनी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि संसद का सबसे प्रमुख कार्य था कानून का निर्माण करना। संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? कानून का निर्माण करना। और संसद का राज्यसभा ऑलरेडी हिस्सा है, इसीलिए कानून निर्माण की शक्ति दोनों सदनों के पास बराबर है। राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों समान रूप से क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती हैं, कानूनी शक्तियां प्राप्त हैं। बस यहाँ एक बात आपको ध्यान देने वाली है, वो है कि अवित्तीय विधेयक जो धन से संबंधित मामले हैं उसमें लोकसभा ज्यादा पावरफुल है और राज्यसभा कमजोर। बाकी सारी चीजों में दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अवित्तीय जो भी मामले हैं उसमें पावरफुल कौन है? अवित्तीय मामलों वित्तीय मामलों में पावरफुल कौन है? लोकसभा है। तो वित्त से संबंधित कानून है वो केवल कहां बन सकते हैं? लोकसभा में ही पहले लाए जाएंगे। ये विशेष शक्ति इसके पास है। बाकी इसके अलावा दोनों क्या हैं? दोनों बराबर हैं। आप किसी भी संविधान संशोधन, कानून निर्माण बिल को कहीं भी ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों में समान रूप से लाया जा सकता है और दोनों में अलग अलग ही पास होगा। पहले राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, दोनों में से पहले किसी एक में पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो विधायी शक्ति के मामले में दोनों ही सदनों के पास बराबर बराबर शक्तियां हैं, केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर। वित्तीय मामलों पर पावरफुल कौन है? लोकसभा है। बाकी दोनों के पास कानून निर्माण शक्ति क्या है? बराबर है। इसके बाद है संविधान संशोधन। यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी हम लोकसभा में पढ़ चुके हैं। फिर से देखते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल है 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। हमने बात की थी इसमें 3 वाचन होंगे, फिर दूसरे सदन में जाएगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस उपरांत कोई भी विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यहां एक बात समझने लायक है, वो ये कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों समान रूप से बराबर हैं। संविधान संशोधन के मामले में दोनों समान रूप से क्या हैं? बराबर बराबर हैं। एक भी सदन कम या ज्यादा शक्ति नहीं रखता है। यदि संविधान संशोधन का मामला आए तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों के अधिकार कैसे हैं? बराबर हैं। यदि कोई संविधान संशोधन बिल आता है, विधेयक आता है, तो राज्यसभा यदि पास कर देगी तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन यदि एक सदन उसे पास नहीं करता है, लोकसभा में मान सकते हैं, राज्यसभा मान सकते हैं, कोई सा एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं हम लोग। यदि एक सदन उसे पास नहीं करता है तो इस पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये याद रखने योग्य बात है कि कौन कौन से मामलों पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो पहला मामला है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में अलग अलग ही विधेयक को पास कराना होगा। यदि भारत के संविधान में संशोधन करना है तो यदि एक सदन इसे पास नहीं करता है तो दूसरा सदन में संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा ही नहीं और वो बिल वहीं पर असफल हो जाएगा। दूसरा, धन विधेयक के मामले पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संविधान संशोधन
के चरण हम पढ़ चुके थे। आर्टिकल हमने देख लिया 368 भारत के संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद है और दोनों सदनों को समान रूप से बराबर बराबर शक्तियां प्राप्त है। एक में असफल होने पर स्वतः ही विधेयक क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन संविधान संशोधन के मामले पर बराबर शक्तियां रखते हैं। इसके बाद है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें राज्यसभा थोड़ा सा कमजोर है। हम बात कर चुके थे कि कोई भी वित्तीय विधेयक सबसे पहले कहां आता है, लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। ये प्रमुख शर्त है, कभी भी वित्तीय संबंधित विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। ये निश्चित हमारी शर्त रखी गई है। जनता की चुनी हुई सदन है, प्रतिनिधि सदन है, इसीलिए जनता का वित्त पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। इसीलिए लोकसभा को स्थायी रूप से वित्त से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर हम पहले भी पढ़ चुके थे कि राज्यसभा को केवल ये अधिकार दिया गया है कि वह 14 दिन तक 14 डेज ओनली उसकी समीक्षा कर सकती है, उस पर विचार कर सकती है और उन विचार समीक्षा के बाद जो सुझाव होंगे उनके पास, वे सुझाव लोकसभा को दे सकती है। राज्यसभा क्या दे सकती है, सुझाव दे सकती है लोकसभा को। लोकसभा को यह तय करना होता है कि वह राज्यसभा के सुझाव माने या ना माने। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, वह मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। लेकिन यदि राज्यसभा ने सुझाव भी नहीं दिए और इस प्रस्ताव को भी पास नहीं किया और 14 दिन का समय भी गुजर गया तो ये विधेयक स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। फिर से देखते हैं, वित्त संबंधी मामलों में राज्यसभा क्या है, ज्यादा पावरफुल है। वित्त संबंधी मामलों में लोकसभा क्या है, ज्यादा पावरफुल है और राज्यसभा क्या है, कमजोर। कोई भी वित्त से संबंधित विधेयक कहां लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा पास करने के बाद कहां भेजती है, राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा के पास कोई शक्ति से संबंधित नहीं है। सुझाव दे सकती है, कुछ आलोचनाएं कर सकती है, कटौती के प्रस्ताव कर सकती है। इन सुझावों को मानना या ना मानना लोकसभा के हाथ में है। यदि लोकसभा चाहे तो मान सकती है, लोकसभा ना चाहे तो ना भी माने। ऐसे में दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, यदि लोकसभा प्रस्तावों को भी नहीं मानती है, राज्यसभा सुझाव भी नहीं देती है, प्रस्ताव भी पास नहीं करती है और इस प्रस्ताव को अपने पास ही रख लेती है, विधेयक को अपने पास ही रख लेती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के पास जो बिल है, विधेयक है, वो अपने आप ही पास मान लिया जाएगा। तो वित्त के संबंध में राज्यसभा के पास केवल गौण अधिकार है, जबकि संपूर्ण अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास ही है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यपालिका या सरकार या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, इससे पहले हम 2-3 बातें क्लियर कर चुके थे कि व्यवस्थापिका को हम लोग क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, संसद। कार्यपालिका को सरकार या मंत्रिमंडल और न्यायपालिका को हम सब समझते ही हैं। तो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका, मंत्रिमंडल या सरकार दोनों एक ही हैं। यदि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की बात करें तो यहां भी लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, किसकी तुलना में, राज्यसभा की तुलना में ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्ति रखता है। कैसे, आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा के प्रति जवाबदेही रखती है, तो ज्यादा शक्ति भी किसके पास होगी, लोकसभा के पास। कार्यपालिका को नियंत्रण की शक्ति भी किसकी होगी, लोकसभा के पास। कार्यपालिका दबाव में भी किसकी रहेगी, लोकसभा के पास। और लोकसभा ही कार्यपालिका से सवाल जवाब कर सकती है, मंत्रियों को हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से।
अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। केवल और केवल कौन ला सकती है? लोकसभा ही ला सकती है। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में देखें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास नहीं ला सकते। मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास नहीं ला सकते हैं, और ना ही कोई बाध्यकारी कार्य भी ये ला सकते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार जिम्मेवार किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। ये सरकार से कार्य क्या हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, ये बात जानने का हक राज्यसभा वाले रखते हैं। मंत्री राज्यसभा के सदस्यों को भी जवाब देंगे, लोकसभा के सदस्यों को भी जवाब देंगे। इसकी आलोचना की जा सकती है राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा की जा सकती है, लेकिन मंत्रियों को हटाने का कार्य केवल और केवल कहाँ होने वाला है? लोकसभा में ही होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही सरकार जिम्मेवार होती है। तो अगर कार्यपालिका की बात करें तो इसमें भी ज्यादा ताकतवर कौन है? लोकसभा ही है। इसके बाद हम विविध शक्तियों की बात करते हैं। तो विविध शक्तियों में राज्यसभा, लोकसभा के पास था राष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति का चुनाव था, न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय के थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वैसे ही राज्यसभा की भी विविध शक्तियां, राज्यसभा की 5वीं शक्ति है विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में 5 भाग हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हमने बात की थी राष्ट्रपति, आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा की एक प्रमुख शक्ति है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हम पढ़ रहे थे राज्यसभा की शक्तियां, तो ये प्रमुख शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का मौका मिलता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति, भारत के राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को चुनने का मौका भी मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें और भी आगे कंडीशंस है, लेकिन राज्यसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इनके खिलाफ महाभियोग लगाने का ऑप्शन भी इनके पास है। भारत की राज्यसभा राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और न्यायाधीश हो। न्यायाधीशों में दोनों हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों को पद से हटाने का कार्य ये शामिल है, महाभियोग में शामिल होती है। ये सबसे प्रमुख विशेषता है। उपराष्ट्रपति, जिस प्रकार से वित्त के मामले में लोकसभा प्रमुख है, लोकसभा में पहले सर्वप्रथम विधेयक, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के मामले में सबसे पहले महाभियोग जो प्रस्ताव होगा, पद से हटाने का जो प्रस्ताव होगा उपराष्ट्रपति का, वो केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा उसे अनुमोदित कर दे, पास कर दे, तो लोकसभा में पास कराना होता है, लेकिन केवल राज्यसभा में ना लाकर लोकसभा में कभी भी ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल सदन कौन सा है? राज्यसभा है, और केवल राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपातकाल, हमने बात की थी कि आपातकाल की यदि हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, यदि हम संपूर्ण देश की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 1 माह में लगने, जब भी यह आपातकाल लगेगा उससे 1 माह में दोनों की परमिशंस लेनी होगी, फिर 6 महीने के लिए लगाया जाएगा और फिर 6 महीने बाद वापस उसकी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित विशेषता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में
अलग अलग 1 माह के अंदर परमिशन लेनी होगी, फिर 6 महीने के लिए प्रारंभ में लगाया जा सकता है, फिर उसके बाद निरंतर इसकी समीक्षा होती रहेगी। विविध शक्तियों में हमने 5 चीजें पढ़ी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की अहम भूमिका है, लोकसभा की भी अहम भूमिका है और राज्यसभा इसमें चुनाव में भाग लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा की अहम भूमिका है, लोकसभा की भी अहम भूमिका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, ये इसमें लोकसभा भी इन्वॉल्वमेंट होती है। उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो तो इसमें विशेष अधिकार राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला बिल केवल और केवल लोकसभा में ही केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ये बिल कभी भी नहीं लाया जा सकता है। आपातकाल 1 महीने में अनुमोदित होना अनिवार्य है, दोनों सदनों में अलग अलग, तो ये भी राज्यसभा के विशेष अधिकार है। राज्यसभा की शक्तियों में अंतिम शक्ति है विशेष शक्ति, ये विशेषाधिकार है राज्यसभा के पास। आर्टिकल अनुच्छेद 249 को यदि हम देखें तो हमने 3 सूचियां प्रमुख पढ़ी थी, चौथी अवशिष्ट थी, पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और लास्ट में अवशिष्ट सूचियां। राज्य सूची पे हमने तय किया था कि राज्य कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन राज्यसभा को यह विशेष अधिकार है कि वह राज्य सूची का अगर कोई विषय ऐसा हो तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी तो फिर संसद कानून आसानी से बना सकती है, क्योंकि संसद का कार्य है देश के लिए कानून बनाना, और देश के लिए कानून बनाने से लिए राष्ट्रीय महत्व का विषय होना जरूरी है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट राज्य के अधीन हो और राज्यसभा चाहे कि इस पर कानून संसद बनाए, तो उस विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। कौन कर दे? राज्यसभा। तो उस विषय पर अब कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा? संसद का हो जाएगा। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो राज्य के अधीन है उस सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। कौन? राज्यसभा। तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, राज्यों की सभा। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में कौन करता है? सेंटर में तो राज्यसभा करती है। अगला देखें 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, जिसमें IAS वगैरह बनते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसको दिया जा सकता है? केंद्र सरकार को दिया जा सकता है, और केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। यहाँ राज्यसभा की शक्तियां होती हैं समाप्त।